एक बनाया होगा इस तरीके का, इसी से हम लोग स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों की बात करते हैं। ये ऑलरेडी हो गया है, जस्ट हम ये जो स्क्यूनेस है इस तरफ और इस तरफ इस सिमेट्री अगर है तो स्क्यूनेस 0 है। अगर इसके अलावा किसी भी साइड का टेल एक के कंपैरिजन में ये लंबा है टेल इस साइड का, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस साइड बनना है ये वाला टेल लंबा है तो फिर ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसके कुछ हम लोगों ने मेजर्स भी लिखे थे। ये तो ग्राफ से देखने से पता चलता है, बट एक्यूरेसी या कंपैरिजन जब हमको करना होगा तो ग्राफ से काम नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ मेजरमेंट हमको निकालने पड़ेंगे, जिसकी वैल्यू से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्क्यूड है इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ एक मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन लिखा है। उस रिलेशन के बेसिस पे भी हम लोग स्क्यूनेस कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वार्टाइल्स के बेसिस पे। क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 पर बेस्ड एक फॉर्मूला था जिसको हम लोगों ने यूज करा था स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए, स्क्यूनेस कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, जब हमारे पास दो डेटा सेट की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी तो हम लोग उसमें अगर पॉजिटिव वैल्यूज में हाइयर साइड है तो पॉजिटिवली स्क्यू जिसकी वैल्यू ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में। इसी तरीके से अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, तो नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब ये होगा कि दोनों वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी मतलब। ठीक है, तो उसमें भी मैग्नीट्यूड को ही आपको देखना है। ठीक है, जैसे एक वैल्यू आई मान लीजिए -0.7 और दूसरी आ रही है मान लीजिए -1.5। ठीक है, तो उसमें भी आपको मैग्नीट्यूड ही देखना है कि स्क्यूनेस नेगेटिवली दूसरे वाले में जाना है। ठीक है, इसी तरीके से इसको चलना है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो है स्क्यूनेस और कर्टोसिस को फाइंड करने का तरीका बेस्ड ऑन मूवमेंट्स। ठीक है, ये पहले हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट्स क्या चीज़ होते हैं और इसके बेसिस पे फिर हम लोग स्क्यूनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल गिव अस अनदर फार्मूला फॉर स्क्यूनेस अदर देन बेस्ड ऑन मीन मीडियन मोड एंड बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। ये दो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो फार्मूला होगा वो इस पर बेस्ड होने वाला है, मूवमेंट्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मूवमेंट्स क्या चीज़ है, फिर इनका यूज करेंगे तो स्क्यूनेस का और कर्टोसिस का हम लोग वैल्यूज या कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस मूवमेंट्स की बात करें, ये सिंपली कहाँ है लिस्ट पीछे, केवल अपना देखो और पास करो, बाकी लोगों को सबको खुद से देखने दो, है ना। यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल, आप केवल अपना देख के आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने मूवमेंट्स जो डिफाइन करना है, दे आर बेसिकली द एवरेज वैल्यू फॉर द डेविएशंस। मूवमेंट्स आर सिंपली आर द एवरेज वैल्यूज टेकन फॉर द डेविएशन। अब जैसे डेविएशन हम लोगों ने देखा था कि xi माइनस, अब यहाँ पे हम लोग चाहे a में कोई फिक्स वैल्यू जिससे डेविएशन निकालना है, जैसे अज्यूम्ड मीन में हम लोगों ने निकाला था, है ना, या फिर हम इस a की जगह x बार भी ले सकते हैं, मीडियन भी ले सकते हैं, मोड भी ले सकते हैं, वट एवर भी टेक। ठीक है, बस ये चीज़ जो भी हम xi ओरिजिनल वैल्यू में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज बेसिकली डेविएशन। अब मूवमेंट क्या है, ये जितने भी डेविएशंस होंगे, अगर हमारे पास x1 x2 x3 तीन ऑब्जर्वेशन है डेटा में तो 3 डेविएशन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जितने के x की वैल्यूज हमारे पास होगी डेटा में उतने डेविएशंस मिलेंगे। अब जो डेविएशंस आ गए हैं, इन डेविएशंस का मीन निकालो। ठीक है,
तो अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास 3 ही है, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन x1 है, x1 माइनस ए, प्लस दूसरा वाला x2 माइनस ए, प्लस तीसरा वाला x3 माइनस ए, ये डेविएशंस हैं। इनको आप चाहें तो d1 d2 d3 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इनका हमको मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है। तो इन जनरल ये जो मूवमेंट्स हैं दे आर डिफाइंड लाइक दैट, समेशन xi माइनस a, ये फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। किसी भी फॉर्मूले चाहे सिंपल मीन कैलकुलेशन हो, अगर fi है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो सिंपल डेविएशन रहेगा, डिवाइडेड बाय ये समेशन fi। ये जो है these are denoted as mean r dash, this is just a notation, r for whatever power you are using for the deviation, ठीक है। तो this is the formula for movement, ठीक है। अब in this formula generally 2 things are important. One is this r, so this is rth movement. If r is 0, so it will be 0th order movement. If r is 1, it is first order movement. If r is 2, second order movement, like that, ठीक है। The another important thing is this a, whatever you are choosing in place of a, if it is a fixed number, then the name for the movement is raw movements. If a is some fixed number, fixed value या number, then this raw movement is called as raw movement if a fixed value a is taken for deviation. If in place of capital A, if we choose mean, arithmetic mean, ठीक है, then the name for this raw movement will change to, and this is denoted by mu r without dash, and this is called as central movement. ठीक है। अगर एक ही जगह पे if you choose x bar in place of a, ठीक है, तो नाम हो जाएगा सेंट्रल मूवमेंट। क्लियर? तो मूवमेंट्स क्या है, ये हर एक ऑर्डर के कैलकुलेट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। जनरली फोर्थ ऑर्डर तक के जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे लिए यूजफुल है in order to find the skewness coefficient and another is kurtosis coefficient। ये फाइंड करने के लिए फर्स्ट 4 ऑर्डर के मूवमेंट्स हमको चाहिए और पर्टिकुलरली सेंट्रल मूवमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो 4 म्यू 0 से आप शुरू कर सकते हैं, क्या सेंट्रल मूवमेंट फिर से बताएं। देखो सेंट्रल मूवमेंट में हमने ये कहा है, ये जनरल फॉर्मूला है मूवमेंट्स का, ठीक है। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये r मतलब किस ऑर्डर का मूवमेंट आप यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ r की वैल्यू 0 लेंगे यहाँ पे तो ये म्यू डैश 0 हो गया, 0th ऑर्डर का रॉ मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लिया तो यहाँ पे म्यू 1 डैश जो है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रॉ मूवमेंट। इसी तरीके से ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे आप, ठीक है, nth ऑर्डर तक जाएंगे तो वो nth ऑर्डर का रॉ मूवमेंट कहलाएगा। रॉ वर्ड इज यूज्ड until you are using this a as a fixed value, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं डेविएशन के लिए तब इसका नाम है रॉ मूवमेंट। इफ यू आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ दिस a दैट इज x बार, अगर x बार का मतलब अर्थमेटिक मीन, इफ यू आर यूजिंग अर्थमेटिक मीन for calculation of the deviation, then the name is central movement, and central movement is denoted by this without dash, ठीक है।
डैश नहीं लगा है मतलब वो सेंट्रल मूवमेंट। तो दो टाइप के मूवमेंट हो गए, एक रॉ मूवमेंट, एक सेंट्रल मूवमेंट। अब हमने कहा कि हमको स्क्यूनेस और कर्टोसिस के दो फॉर्मूले अभी या मेजर्स लिखने हैं, तो उसके लिए सेंट्रल मूवमेंट्स का यूज होगा। कौन कौन से सेंट्रल मूवमेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी? μ1, μ1, μ2, μ3, μ4, ये 4 सेंट्रल मूवमेंट्स हमको कैलकुलेट करने हैं और उनका यूज करके हम स्क्यूनेस का कोफिशिएंट या मेजर, सिमिलरली कर्टोसिस का मेजर या कोफिशिएंट हम लोग अभी लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट आर मूवमेंट्स, देयर टाइप्स, ठीक है, एंड हाउ मेनी आर इम्पोर्टेंट। वैसे तो ये nth ऑर्डर तक आप निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर का, बट 4 ऑर्डर तक के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है ये। 0 ऑर्डर भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो फिर एक फॉर्मूला और इसमें बनता है कि कैन यू फाइंड फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेंट्रल मूवमेंट टू अदर टाइप एज इट इज पॉसिबल। मतलब अगर आपके पास मान लेते हैं रॉ मूवमेंट्स कैलकुलेट किया हुआ है या पता है, देन यू कैन फाइंड द सेंट्रल मूवमेंट। So there is a relation or connection between raw movement and central movement. So we are writing a formula by which you can find the central movement if you are having the raw movements. ठीक है, ये फॉर्मूला उस समय काम ज़्यादा आता है या यूजफुल होता है। सपोज यू वांट टू फाइंड द सेंट्रल मूवमेंट्स, ठीक है। नाउ you can find the raw movements if you take A as origin or 0। A को अगर आपने 0 चूज कर लिया, ठीक है, कैपिटल A की जगह आपने 0 यूज कर लिया, तो ये कैलकुलेशन जो आपको डेरिवेशन की पावर करनी थी वो सिंपली उसकी पावर आ जाएगी x। तो इस तरह से आप एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग एक फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर लीजिए और फिर उससे हम लोग सेंट्रल मूवमेंट्स को निकाल सकते हैं इफ वी नो द रॉ मूवमेंट्स। फॉर्मूला इज लाइक दैट म्यू एन nth ऑर्डर का सेंट्रल मूवमेंट अगर आपको निकालना है, देन दिस कैन बी calculated mu n dash minus nc1 mu n minus 1 dash plus nc2 mu n minus 2 dash। ये देखो, ये पैटर्न आपको देखना है, इसमें क्या हो रहा है। पहला n dash, फिर माइनस nc1 mu n माइनस 1 इंटू डैश, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे μ1 डैश, फिर ये दूसरा आया तो यहाँ पे μ1 डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये देखो, यहाँ पे ये वैल्यू है μn डैश, फिर माइनस nc1 μn माइनस 1 डैश इंटू μ1 डैश, फिर प्लस nc2 μn माइनस 2 डैश इंटू μ1 डैश का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये अल्टरनेटिवली प्लस माइनस भी चल रहा है, और ये आप लोग समझते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ, इसको आप लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन, अगर ये 1 है तो 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जो लोग मैथमेटिकल उससे नहीं है वो लोग इसको ध्यान से समझ लें, जो लोग मैथमेटिक्स को यूज करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है, जैसे हमको 3 फैक्टोरियल लिखना है, इट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन आप करते जाएंगे, तो ये वैल्यू है फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये nc1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में ये वाला आ रहा है, डिनोमिनेटर में एक बार ये आ रहा है और एक बार इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से 3C2 हम लोग अगर कैलकुलेट करना हो तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसका हो गया 2 इंटू 1 और इसका हो गया 1। ठीक है, जो कैंसिल हो जाएंगे वो कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया इसका। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। अब लास्ट में क्या होगा, ये देख रहे हो, ये वाला कम होता जा रहा है ना, और ये वाले की पावर बढ़ती जा रही है। तो जो लास्ट इसका टर्म है वो आप ऐसे लिखें -1 टू पावर m इंटू μ1 डैश टू पावर n। ये वाला कम होता जाएगा, लास्ट में ये n माइनस n मतलब 0 हो गया, 0 को मतलब वो 1 हो जाएगा। लास्ट में ये टर्म यहाँ पे आएगा μ0 डैश, μ0 डैश का वैल्यू 1 है इसलिए उसको यहाँ लिखा नहीं है, और ये μ1 डैश बढ़ता जा रहा था वो लास्ट में जाके ये होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप जो सेंट्रल मूवमेंट्स है बेस्ड ऑन रॉ मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे चलते हैं। हमारे पास अभी हमने जैसे कहा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम μ1 μ0 की बात करें, सेंट्रल मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 0 कितना होगा, इसका मतलब है समेशन fi इंटू xi माइनस यहाँ पे x बार डैश है, पावर में 0 है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम μ2 डैश निकालें, डैश नहीं विदाउट डैश वाला सेंट्रल मूवमेंट की हम बात करें, 1 निकालेंगे 1, तो इसका फॉर्मूला होगा समेशन fi इंटू xi माइनस x बार पावर में 1 डिवाइडेड बाय समेशन fi। अब ये टर्म 0 आएगा, आप करके देखिएगा। तो दिस जीरो आएगा या कुछ और आएगा, क्या रहेगा बताओ भाई, 0 ही सभी लोग करके देखना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना फिर इसका इसमें करना। ठीक है, ये जो fi xi है हाँ ठीक है। अब इसमें अगर आप रिलेशन देखें μ1 डैश और μ2 डैश में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो देखो फॉर्मूला μ2 का वैसे लिख जाएगा μ2 इक्वल टू, यहाँ से देखो अगर हमको यहाँ n की जगह 2 रखना है तो ये μ2 डैश आएगा, माइनस n की जगह 2 रखेंगे 2c1, तो ये 2c1 की वैल्यू कितनी होगी 2 है, और ये यहाँ पे 2 रख रहे हैं, 2 माइनस 1 मतलब 1 μ1 डैश इंटू यहाँ पे μ1 डैश है ये, फिर n2c2 मतलब 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, नॉट वाला है, तो
ये बन गया μ2 डैश माइनस ये ट्वाइस ऑफ μ1 डैश का स्क्वायर और ये है μ1 डैश का स्क्वायर माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप μ2 डैश सेकेंड ऑर्डर का सेंट्रल मूवमेंट μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। ऐसे आप आगे और भी 3 के लिए 4 के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके जो फॉर्मूला हम लोग को एक्चुअली में स्क्यूनेस और कर्टोसिस में यूज करना है बेस्ड ऑन मूवमेंट्स, उसको लिखते हैं। अब इसमें पूछना पीछे तो इसमें हम लोग स्क्यूनेस का और कर्टोसिस जनरली इसमें हम लोग बीटा 1 से और यहाँ बीटा 2 से इसको कैलकुलेट करते हैं। बताओ तुम लोग फॉर्मूला इसका। ये फॉर्मूला है बीटा 1 जो कि इसके स्क्यूनेस के बारे में बताएगा। उसका फॉर्मूला है μ3 सेंटर मूवमेंट में μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब। इसको आप ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कर्टोसिस के लिए जो है ये दूसरा जो है ये बीटा 2 कर्टोसिस के लिए है। अब इसमें कभी कभी इसके लिए इसका गामा 1 कभी कभी ये गामा 1 भी यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ बीटा 1। ठीक है, और यहाँ पे गामा 2 यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ ये कैसे जाता है इस तरीके से ध्यान रखना इसको। अब इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है पीछे तुम लोग लिख रहे हो कुछ या बात ही कर रहे हो? लिख रहे हो कुछ कि नहीं? तो इसमें मेन तो हमारे पास यही है बीटा 1 और बीटा 2, लेकिन कभी कभी इनकी जगह पे गामा 1 और गामा 2 भी यूज होते हैं। इसका जस्ट आइडिया ये है कि जैसे इसमें μ3 है, ये हो जाना है इसका स्क्वायर, है ना, μ3 का ये हो जाना है स्क्वायर। तो अगर μ3 नेगेटिव है कैलकुलेशन में तो यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो साइन होता है यहाँ पे वो इसके साइन से यहाँ डिसाइड होता है। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा μ2, क्योंकि ये डेविएशन ऑफ स्क्वायर्स है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में तो हमेशा पॉजिटिव मिलना है। अब अगर ये नेगेटिव कैलकुलेट होकर के आया और उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेंगे दोनों, नेगेटिव कभी इसमें नहीं आएगा। तो फिर गामा जो है इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, उसका अंडर रूट लीजिए और यहाँ पे साइन जो होगा वो इसका साइन अप्लाई होगा μ3 का। μ3 अगर नेगेटिव आया होगा तो इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली स्क्यूनेस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो पता चल जाएगा।
ऐसे यहाँ पे क्या है कि ये जो बीटा 2 है इसकी आइडियल जो सिचुएशन है उसकी वैल्यू 3 है। तो अगर आपको ये गामा 2 निकालने से क्या होगा कि अगर ये वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है तो दैट वैल्यू -3 करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर ये वैल्यू छोटी आ रही है 3 से तो दैट वैल्यू -3 करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, सो दीज आर फॉर जस्ट कन्वीनियंस। अब स्क्यूनेस में पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यूड और नो स्क्यूनेस, ये 3 चीज हैं। इसी तरीके से कर्टोसिस में भी हम लोगों ने बनाया था ग्राफ एक, उस ग्राफ में हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग कर्टोसिस को डिफाइन करते हैं कि हाइट अगर एक एवरेज रेंज में है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीजोकर्टिक। मतलब ये स्टैंडर्ड हाइट है, स्टैंडर्ड हाइट है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि इससे ऐसा बन जाए, और एक हो सकती है कि एकदम ऐसे फ्लैट हो जाए। तो ये वाला बीच वाला जो स्टैंडर्ड है ये है मीजोकर्टिक, ये वाला है लेप्टोकर्टिक, और ये वाला है प्लेटिकर्टिक। ठीक है, तो ये कर्टोसिस वाला उधर बीटा 2 या गामा 2 से इनका आइडिया